गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है स्मरणार्थ पुनर्मूल्यांकन खाता। पिछले वीडियो में जैसे रिवोल्यूशन अकाउंट बनाया था वैसे ही है स्मरणार्थ पुनर्मूल्यांकन खाता या मेमोरेंडम रिवोल्यूशन अकाउंट। जिस तरह हम रिवोल्यूशन अकाउंट बनाना सीख चुके हैं वैसे ही बनाएंगे, लेकिन यहाँ पर रिवोल्यूशन अकाउंट में हमने प्रॉफिट या लॉस को दोनों पुराने साझेदारों ने आपस में बांट दिया था और ये डिसाइड किया जाता है कि बैलेंस शीट में जब नई बैलेंस शीट बनेगी तो उसमें सारी एसेट्स और सारी लायबिलिटीज़ को नए मूल्य पर बताया जाएगा। लेकिन मेमोरेंडम रिवोल्यूशन अकाउंट तब बनाया जाता है जब साझेदार ये डिसाइड कर ले कि वह नए साझेदार के प्रवेश होने पर संपत्ति एवं दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन तो करेंगे, लेकिन उसके प्रभाव को फर्म की बैलेंस शीट में नहीं बताएंगे। तो ऐसी स्थिति में उस प्रॉफिट या लॉस को पहले तो दोनों पुराने साझेदार बांट देंगे और फिर अगले पार्ट में, रिवोल्यूशन के ही अगले पार्ट में, उसी प्रॉफिट या लॉस को तीनों साझेदार यानी नए को भी सम्मिलित करते हुए हम बांटेंगे। तो फॉर्मेट तो वैसा का वैसा रहेगा, लेकिन कब बनता है ये देखो। कभी कभी साझेदारों के मध्य ये समझौता हो जाता है कि नए साझेदार के प्रवेश के समय संपत्ति एवं दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन तो किया जाएगा, परंतु इसके प्रभाव को नई फर्म के चिट्ठे में नहीं बताया जाएगा। यानी जो नया चिट्ठा हम बनाएंगे नई फर्म का तीनों को सम्मिलित करते हुए, उस चिट्ठे में हम उस परिवर्तन को नहीं बताएंगे। तो ऐसी स्थिति में जो पुनर्मूल्यांकन खाता बनता है वो पुनर्मूल्यांकन क्या कहलाता है? स्मरणार्थ पुनर्मूल्यांकन खाता बनाया जाता है। स्मरणार्थ पुनर्मूल्यांकन का स्टार्टिंग का परफॉर्मेंस तो सेम वैसा ही रहेगा जैसा हमने रिवोल्यूशन अकाउंट का बनाया था। फॉर्मेट ऑफ मेमोरेंडम रिवोल्यूशन अकाउंट, डेबिट और क्रेडिट टू डिक्रीज इन असेट्स। यानी यहाँ पर क्या लेंगे? असेट्स का डिक्रीज या असेट्स की कमी लेंगे। असेट्स कम हो गई, जो जितनी कमी हुई वो कमी यहाँ बताएंगे। फिर टू इंक्रीज इन लायबिलिटी, में पहले बता चुकी हूँ, कमी लेंगे तो लायबिलिटी की क्या बताएंगे? लायबिलिटी में जितना अधिक हुआ है या जितनी वृद्धि हुई है वो बताएंगे। फिर इस पक्ष में आएगा अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, कोई ऐसी लायबिलिटी जो पहले नहीं लिखी गई थी लेकिन अब वो लिखवाना चाहते हैं तो वो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी आ जाएगी। उसी तरह क्रेडिट पक्ष में आएगी, अगर यहाँ डिक्रीज आया है तो यहाँ इंक्रीज इन असेट्स आएगा। फिर यहाँ इंक्रीज इन लायबिलिटी आया था तो क्रेडिट में आ जाएगा बाय डिक्रीज इन लायबिलिटी। उसी तरह यहाँ हमने अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी ली थी, यहाँ पर आएगी आपकी अनरिकॉर्डेड असेट्स। ये लेने के बाद पार्टनर्स के दोनों पक्षों की टोटल निकाल कर बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे। अगर बैलेंसिंग फिगर यहाँ पर आता है तो टू पार्टनर्स कैपिटल क्या हो जाएगा? प्रॉफिट होगा दोनों को ओल्ड रेशो में। ओल्ड रेशो यानी पुराने अनुपात में दोनों को मिल जाएगा, ए और बी को। और अगर यहाँ पर आता है तो बाय पार्टनर्स कैपिटल लॉस करके ओल्ड रेशो में ए और बी को दे देंगे पुराने अनुपात में। यहाँ पर हम कौन से अनुपात में बांटेंगे? पुराने अनुपात में बांटेंगे। अब चूँकि हम मेमोरेंडम बना रहे हैं तो मेमोरेंडम का नीचे वाला एक हिस्सा और आएगा। अगर हमने यहाँ पुराने अनुपात में उस प्रॉफिट को बांटा है, डेबिट में बांटा है, तो उसका जो दूसरा पार्ट आएगा वो कहाँ पर आएगा? आपके क्रेडिट में आ जाएगा। और क्रेडिट में वो कौन से रेशो में आएगा? न्यू रेशो में। यानी डेबिट में आपने ए और बी को दिया तो आप वापस उसी हिस्से को नीचे लेके आओगे और उसको आप किसको देंगे? ए, बी और सी तीनों को देंगे। उसी तरह लॉस की बात करते हैं तो लॉस हमने यहाँ पर बांटा था ए और बी को पुराने अनुपात में, और उसको यहाँ पर लेके आएंगे नीचे वाले पोर्शन में तो वापस वो कहाँ पर आ जाएगा? आपका न्यू रेशो में। तो यहाँ तो ए और बी को देंगे और नीचे वाले पार्ट में वो किसको मिल जाएगा? ए, बी और सी को। और कौन से रेशो में बांट देंगे? न्यू रेशो में। यानी अब हमने जो संपत्ति और दायित्वों के मूल्यांकन में जो परिवर्तन किया है उस परिवर्तन में हमने किसको हिस्सेदार बना दिया है? नए साझेदार को भी हिस्सा दे दिया। इस तरह हम नए साझेदार को यहाँ पर मेमोरेंडम में हिस्सा दे देंगे और नई बैलेंस शीट में उसको किसी भी तरह से शो नहीं किया जाएगा। तो यहाँ तक तो अपन कल पढ़ चुके थे या पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ कि पुराने अनुपात में ए और बी को बांट दिया जाता है। लेकिन अगर फर्म क्वेश्चन में मेमोरेंडम के लिए कहा जाता है तो यहाँ तक वैसे का वैसे बनेगा जो पुराना बन रहा था, फिर इसका ये वाला हिस्सा यहाँ पर आ जाएगा और अगर ये वाला आ रहा है तो ये यहाँ पर आ जाएगा। प्रॉफिट डेबिट में आएगा ऊपर वाले पोर्शन में, नीचे वाले पोर्शन में वो वापस किस में आ जाएगा? आपके क्रेडिट में आ जाएगा। और अगर लॉस आता है तो लॉस ऊपर वाले पोर्शन में कहाँ पर आ रहा है? क्रेडिट में आएगा। नीचे वाले पोर्शन में वो वापस किस में आ जाएगा? डेबिट में आएगा। जब ऊपर बांटेंगे तो दोनों पुराने साझेदार को लेंगे, नीचे देंगे तो दोनों नए साझेदार को भी सम्मिलित करते हुए नए रेशो में देंगे। इसको और डिटेल में और अच्छी तरह से समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल है
ए और बी लाभों को 2:1 में बांटते हैं। ए और बी यानी दो पुराने साझेदार हैं, लाभों को कौन से अनुपात में बांटते हैं? 2:1 में बांटते हैं। 31 मार्च 2018 को उनका स्थिति विवरण निम्नानुसार था, यानी उनकी बैलेंस शीट बता रखी है। बैलेंस शीट में लायबिलिटी अमाउंट, असेट्स आर अमाउंट, बैंक ओवरड्राफ्ट है, रिजर्व फंड है, सन्ड्री क्रेडिटर्स है, बिल्स पेबल है और कैपिटल। ए और बी की कैपिटल, बैंक ओवरड्राफ्ट का अमाउंट 12,000, रिजर्व का अमाउंट 12,000, क्रेडिटर 20,000 के, बिल्स पेबल 3,000 के, कैपिटल ए की 40,000 और बी की 30,000। असेट्स पक्ष में है डेटर्स के हैं 37,000, स्टॉक 20,000, इन्वेस्टमेंट 33,000, बिल्डिंग 25,000 और पेटेंट की वैल्यू दे रखी है 2,000 और दोनों पक्षों की टोटल है 1,17,000, यानी बैलेंस शीट की टोटल कितनी है? 1,17,000। इन्फॉर्मेशन जो हमें दे रखी है और वो जो हमें बनाना है उसके लिए ये रहा। वह सी को साझेदारी में सम्मिलित करते हैं। नया लाभ विभाजन अनुपात 3:2:1 होगा। पुराना अनुपात ऊपर दे रखा था 2:1 था और अब उनका नया है 3:2:1, यानी 3:2:1। फिर आगे कह रहा है एक 500 रुपये का देनदार मर गया, उससे कुछ भी पैसा वसूल नहीं होगा। दूसरा है फर्म के पास 2600 रुपये मूल्य का एक पुराना कंप्यूटर है जिसे लेखा पुस्तकों में नहीं दिखाया गया, उसका पुस्तकों में हमें क्या करना है? लेखा करना है। पेटेंट मूल्यहीन है। विनियोगों का मूल्यांकन 35,000 रुपये पर किया गया। लेनदारों में 400 रुपये की कमी करनी है, यानी लेनदार कितने से कम करने हैं? 400 से कम करने हैं। देय बिल को 1,000 रुपये से बढ़ाया जाएगा। देय बिल यानी बिल्स पेबल को हमें क्या करना है? 1,000 रुपये से बढ़ाना। और बनाना क्या है आपको? इसमें स्मरणार्थ पुनर्मूल्यांकन खाता बनाना। तो स्मरणार्थ पुनर्मूल्यांकन खाता बनाने के लिए सबसे पहले हम ऊपर हेडिंग लिखेंगे मेमोरेंडम रिवॉल्यूशन अकाउंट। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर और अमाउंट। अब हम सबसे पहली चीज़ लेके चलते हैं। एक 500 रुपये का देनदार मर गया, उससे कुछ भी वसूल नहीं होगा। देनदार यानी डेटर, तो डेटर मर गया यानी उससे पैसे वसूल नहीं होगा। तो लायबिलिटी, देनदार कौन होते हैं? असेट्स हैं। असेट्स में क्या हो रही है? कमी हो रही। तो जब रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे तो असेट्स के डिक्रीज इन असेट्स कहाँ पर आता है? यहाँ पर आता है। तो अब हम यहाँ क्या लिखेंगे? टू डेटर्स, अमाउंट कितना आ जाएगा आपके? 500 रुपये। उसके बाद सेकंड पॉइंट है फर्म के पास 2600 रुपये मूल्य का एक पुराना कंप्यूटर है जिसे लेखा पुस्तकों में नहीं दिखाया गया, पुस्तकों में नहीं बताया गया था, उसका पुस्तकों में लेखा करना है। कंप्यूटर का लेखा करना है। तो कंप्यूटर भी आपकी क्या है? एसेट्स है और लेखा पुस्तकों में नहीं दिखाया गया है यानी अनरिकॉर्डेड है, अभी तक उसका रिकॉर्ड नहीं है या उसको नहीं बताया है, तो उसको लिखाना है। मेमोरेंडम रिवॉल्यूशन या रिवॉल्यूशन में जब अनरिकॉर्डेड असेट्स लिखते हैं तो वो कहाँ पर आएगी? आपकी क्रेडिट में आएगी। यहाँ पर क्या लिखोगे? बाय कंप्यूटर, और कंप्यूटर की वैल्यू है आपके पास 2,600, यहाँ जाएगा 2,600 रुपये। फिर नेक्स्ट आपको कह रहा है तीसरा पॉइंट, पेटेंट मूल्यहीन है। पेटेंट दे रखे थे और वो कह रहा है मूल्यहीन है। मूल्यहीन है यानी अब अगर आज की डेट में तुम उसको मार्केट में बेचने जाते हो तो उससे एक भी पैसा वसूल नहीं होगा। तो पेटेंट मूल्यहीन है। मूल्यहीन का मतलब उसमें क्या करनी है? हमें कमी करनी है, ख़त्म करना है। तो कमी या पेटेंट वापस वही असेट्स है, असेट्स की कमी कहाँ पर आएगी? आपके टू वाले पक्ष में। तो टू पेटेंट और पूरा ही मूल्यहीन है तो पूरा 2,000 रुपये क्या आ जाएगा? आपका मूल्यहीन आ जाएगा। फिर चौथा पॉइंट है विनियोगों का मूल्यांकन 35,000 रुपये पर किया गया। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी निकाली है? 35,000। यहाँ इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट में दे रखे थे 33,000 और आज की डेट में उसकी वैल्यू कितनी हो गई? 35, यानी 2,000 रुपये उसकी वैल्यू क्या हो गई? ज़्यादा हो गई। तो असेट्स ज़्यादा होंगे तो कहाँ पर आएगा? बाय में। बाय इन्वेस्टमेंट 2,000 रुपये, 33 था और 35 हो गए तो 2,000 रुपये बढ़ गए। फिर यहाँ कह रहा है लेनदारों में 400 रुपये की कमी की जाए। लेनदार यानी क्रेडिटर। लायबिलिटी में क्या करनी है? हमें
कमी करनी। तो लायबिलिटी की कमी कहाँ पर आती है आपकी बाय में, बाय क्रेडिटर 400 रुपये की कमी। तो ये लायबिलिटी की कमी आ गई। अब नेक्स्ट पॉइंट है देय बिल को 1000 रुपये से बढ़ाना है। तो बढ़ाना है यानी लायबिलिटी में क्या करनी है, वृद्धि करनी है। लायबिलिटी की कमी हमने यहाँ ली, लायबिलिटी की वृद्धि हम कहाँ लेंगे, यहाँ पर लेंगे। तो 2 बिल्स पेबल 1000 रुपये से बढ़ा देंगे। ये सब कुछ करने के बाद और कोई इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। अब हम क्या करेंगे, दोनों का बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे। दोनों का बैलेंसिंग फिगर निकाल के टोटल करके जो भी आ रहा है वो निकाल के देखेंगे कितना आएगा। 2, 4 और 1 5000 रुपये यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है 3500। तो यहाँ पर टोटल कितनी आ रही है 5000। 5000 में से 3500 माइनस करेंगे, कितने बचेंगे 1500 रुपये बचेंगे। 1500 रुपये को पहले तो क्या करेंगे, कौन से यहाँ पर आएगा और कौन से अनुपात में बांटेंगे, पुराने अनुपात में। साझेदारों का पुराना अनुपात था 2:1। तो 1500 इंटू 2/3 ये तो मिलेगा A को, और B को मिलेगा 1500 इंटू 1/3 1000 रुपये, और ये 500 रुपये। यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2 पार्टनर्स कैपिटल प्रॉफिट A और B। A के 1000 और B के 500 रुपये। अब टोटल वापस करेंगे 500, 3,500, 4000 और 5000। ये दोनों पक्षों की टोटल 5000 रुपये से। ये तो अगर सिंपल रिवोल्यूशन बनाना होता तो हमारा ये कंप्लीट हो जाता, लेकिन हमें यहाँ बनाना है मेमोरेंडम रिवोल्यूशन। तो प्रॉफिट हमने यहाँ बांटा है, तो अब सेकेंड पार्ट जब करेंगे तो प्रॉफिट को वापस कहाँ लेके आएंगे, यहाँ पर लेके आएंगे। तो यहाँ पर लेके आओगे तो क्या करेंगे, बाय पार्टनर्स कैपिटल प्रॉफिट। और अब हम उसी प्रॉफिट को, कितने रुपए का प्रॉफिट था, 1500 रुपये था। 1500 को अब हम किसको देंगे, A, B और C तीनों को देंगे। तो उसी 1500 रुपये को जब हम तीनों को देंगे तो 1500 इंटू, अब नया अनुपात में बांट देंगे। तो नया अनुपात क्वेश्चन में लिखवाया था 3, 2 और 1। तो 1500 इंटू 3/6, 1500 इंटू 2/6 और 1500 इंटू 1/6 करेंगे। 3/6 करेंगे 750, 2/6 किया 500 और 1500 इंटू 1/6 किया, यह आएगा 250। तो यहाँ पर 750, 500 और 250, इस तरह ये ख़त्म हो जाएगा। तो ये हमारा कौन सा वाला बनेगा, मेमोरेंडम रिवोल्यूशन। अब अगर बैलेंसिंग फिगर आपका यहाँ बैठता तो ये चीज़ यहाँ की जगह कहाँ पर आ जाता, आपका यहाँ पर आता, ये यहाँ पर आता। तो सेकंड पोजीशन में इसको हम कहाँ पर लेते, इस पक्ष में लेते। लेकिन अब अगर हमारे पास यहाँ पर आ रहा है तो सेकंड पोजीशन में इसको कहाँ पर लेंगे, इस पक्ष में लेंगे। तो पहले A और B ओल्ड रेशो में पुराने अनुपात में बांटा, फिर A, B, C को हमने कौन से अनुपात में बांटा, न्यू रेशो में बांटा। न्यू रेशो में बांट कर ख़त्म करेंगे। मेमोरेंडम बनाकर अब हम जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो जितनी भी एसेट्स और लायबिलिटीज़ है उसको उसी मूल्य पर लेंगे, पुराने मूल्य पर ही लेंगे, कोई नया मूल्य उसमें लागू नहीं करेंगे। तो ये है हमारा मेमोरेंडम रिवोल्यूशन